हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, हम एक लेक्चर ऑफ सीरीज लेकर आए हैं बीएनएसएस पर, जो कि हमारे पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस कर एक नया भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया कानून है। इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो हम शॉर्ट में BNSS 2023। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कल ही हमने इसमें जो डिस्कस किया था, वो कल डिस्कस ये किया था, हमने चैप्टर 9 को डिस्कस किया था, जो कि पहले वाली संहिता में, पहले वाले कानून में, पहले वाले कोड में जो चैप्टर 8 में हुआ करता था, इसमें आपको पाबंद किया जाता था। मैंने बताया था कि इसमें एक मैक्सिम है, या कह सकते हैं आप कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। इसका मतलब होता है इलाज से परहेज बेहतर, पर पूरा बेस था। तो उसमें पब्लिक पीस को कोई डिस्टर्ब ना करे, हम कैसे पाबंद कर देंगे, क्या किसी व्यक्ति के जो कि कुछ बैड कैरेक्टर हैं, उनको हम गुड बिहेवियर मेंटेन मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी की पब्लिक पीस और उनकी गुड बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया जाए। इस पर पूरा बेस था। उसमें पूरी पावर दी गई है, किसको पावर है, क्या उसकी जिम्मेदारियां होंगी, और क्या प्रोसीजर होगा, और क्या तरह के पर्सन के राइट्स होंगे, उसकी ड्यूटी। इस चीज़ को हमने डिस्कस। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 है, जो 9 हुआ करता था, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को हम पहले जैसे पढ़ते थे, आज भी वैसे ही पढ़ेंगे, कोई तब्दीली नहीं है, और हम ही बात करेंगे। देखिए, आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, मेंटेनेंस। ये आपका होता है चैप्टर, ठीक है। यहाँ चैप्टर 10 आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर 10 हमारा बात करता है मेंटेनेंस की। चैप्टर 10 में आप देखिए, हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर 10 को, और चैप्टर 10 का, ये पहले चैप्टर 9 में हुआ करता था, और इससे पहला वाला जो हमने चैप्टर है वो चैप्टर 8 हुआ करता था। देखिए चैप्टर 10 क्या कहता है। चैप्टर 10 कहता है आपका ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसके जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी हेडिंग में, ये मार्जिनल नोट में देख रहे हैं आप, चैप्टर 10 का जो मार्जिनल नोट है, इसमें आप जो देख रहे हैं वो ऑर्डर होगा किस बात का, मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। मेंटेनेंस का ऑर्डर लोगों के लिए हो सकता है, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। यहाँ ये लिखा हुआ है। क्या कोई वाइफ किसी हस्बैंड को मेंटेन कर सकती है? एक सवाल है, क्या कोई वाइफ किसी हस्बैंड को मेंटेन कर सकती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ को मेंटेन कर सकता है? इस पर हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इसकी जो मार्जिनल नोट है वो देखिए, वो 3 लोग मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे, पत्नियां, बच्चे और एज्ड पेरेंट्स, बूढ़े माता पिता। इस तरह के ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको इस चैप्टर 10 ऑफ द BNSS 2023 के अंडर अधीन इन तीनों लोगों को क्या दिया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो क्या वजूहतें होंगी, क्या वो सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनको कि फॉलो करते हुए उसको मेंटेन कराया जाएगा। आइए बात करते हैं। तो चैप्टर 10 का सेक्शन आपका 144 शुरू होता है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो कह रहे हैं, देखिए क्लॉज 1 देखिए इसका, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, ये जो शब्द है ना सफिशिएंट मींस, को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्व साधन है, वो संपन्न व्यक्ति है, जिसके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो खुद परेशान है, वो सफिशिएंट मींस वाला, पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, किसी को निग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन, मेंटेन करने से क्या कर रहा है, निग्लेक्ट और रिफ्यूज कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद अपने आप में सफिशिएंट क्या है, मीन्स है, और वो व्यक्ति जानबूझकर क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन, मेंटेन करने से रिफ्यूज कर रहा है। किसको, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ऐसी पत्नी जो खुद अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। क्या बात समझ लीजिए, ऐसी ही वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है जो खुद अपने आप को क्या ना कर पा रही हो, मेंटेन ना कर रही। तो देखिए लाइन जो लिखी हुई है ना, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो खुद को क्या नहीं कर पा रही है, मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद की अपनी अर्निंग से।
वो मिसाल के तौर पर हाउस वाइफ है, उसके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है, मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब में है, तब गवर्नमेंट जॉब में तब क्या करेंगे, मेंटेनेंस थोड़ी दिलाया जाएगा। खुद से कहती है वो एबल है, एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अनेबल नहीं है, वो एबल है। दूसरा कौन है, इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। उसके खुद के लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, औरस और जारज। औरस कहते हैं हिंदी में लेजिटिमेट को, ऐसी संतान जो वैध विवाह से उत्पन्न ना हुई हो, ठीक है, वो इलेजिटिमेट होती है। और लेजिटिमेट कौन सी होती है, वो औरस होती है, उसका मतलब होता है एक वैध विवाह से उत्पन्न की गई संतान। तो हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, वो चाहे वो लेजिटिमेट बच्चा हो चाहे वो इलेजिटिमेट, वेदर मैरिड और नॉट, वो शादीशुदा हो या ना हो, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो शादीशुदा है तब भी और गैर शादीशुदा है तब भी। लेकिन ध्यान रहे सबके ऊपर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, ऐसे बच्चे खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हों। एक तो वो व्यक्ति सफिशिएंट मीन्स वाला होना चाहिए, सफिशिएंट मीन्स है उसके पास, और दूसरा वो जानबूझकर निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन करने से वो जानबूझकर रिफ्यूज कर रहा है और निग्लेक्ट कर रहा है, तब वो अपनी वाइफ उसकी जो कि अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, वो उससे क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। और दूसरे कौन, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट उसके बच्चे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, लेकिन ध्यान रहे अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, वो खुद को क्या नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर, के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां क्या करें, सी देखिए, इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने अलग चीज बता दी कि देखो हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जो कि शादीशुदा लड़की नहीं होनी चाहिए, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट बच्चे हो उनको दिया जाएगा, लेकिन उसमें शादीशुदा डॉटर शामिल नहीं है। जिस बच्ची की आपने शादी कर दी इस लड़की की, वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, वो अपने हस्बैंड से करेगी। हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी वेयर एज चाइल्ड इज बाई रीजन ऑफ एनी फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन। ऐसे बच्चे जो क्या कर चुके हैं, मेजॉरिटी की एज को अटेन कर चुके हैं, यानी कि वो बालिग हो चुके हैं, यानी 18 प्लस है। भाई 18 प्लस है तो फिर करो अपने आप को मेंटेन, हमसे क्या मांग रहे हो। तो इस तरह के बच्चे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, तो 18 साल का कोई बच्चा है, लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा जनरली। एक एक्सेप्शनली कंडीशन है, लेकिन इसमें मैरिड डॉटर शामिल नहीं है। वो बच्चा फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मेलिटी का शिकार है, या फिर उसको कोई इंजरी वगैरह हुई है जिसकी वजह से वो मेंटेन करने में असमर्थ है, खुद को मेंटेन नहीं कर पा। दो बच्चों के यहाँ से रिलेटेड है। पहला, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, या चाइल्ड का मतलब क्या है, या माइनर चाइल्ड से मतलब है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कैसे अभी मेच्योरिटी की एज को अटेंड नहीं की है और वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, लेकिन वो ध्यान रहे अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ऐसे बच्चे जो 18 प्लस हैं जिसमें कि शादीशुदा लड़की शामिल नहीं है, शादीशुदा लड़की अपने हस्बैंड से मांगेगी, जो कि क्या है, मेजॉरिटी की एज को अटेंड कर चुके हैं, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन। इस तरह के जो मेजर बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे हैं, जो कि अपने मेजॉरिटी की एज को अटेंड कर चुके हैं, इस तरह के बच्चों का जनरली मेंटेन करने का फादर पर कोई भी या पेरेंट्स पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर वो बच्चा किसी फिजिकल, किसी मेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या फिर वो किसी इंजरी की वजह से खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, तब इस तरह के पेरेंट्स करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के फिजिकल, मेंटल एबनॉर्मेलिटी के शिकार या फिर किसी इंजरी की शिकार की वजह से वो कोई लड़की है और उसकी शादी कर दी गई है, लेकिन ध्यान रहे वो बच्ची मेजर है, तो वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी और वो क्लेम करेगी अपने हस्बैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने 3 चीजें इसमें देखी, ए बी सी। डी देखिए, इस फादर और मदर, और वो अपने माता और पिता को अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ऐसे माता पिता जो खुद को मेंटेन करने में क्या है, असमर्थ हैं, ऐसे ही माता पिता जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, वो अपने उस बच्चे से क्या करेंगे, मेंटेनेंस। तो हमारे पास मेंटेनेंस मांगने वाले कितने लोग हुए, पहला वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, 3 लोग हैं। पहला पत्नियां, बच्चे और माता पिता। लेकिन ध्यान रहे तीनों ही क्या है, अनेबल टू मेंटेन, ये खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ
अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ये इतने कैटेगरी के लोग हैं जो क्या नहीं कर पा रहे हैं, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, इस तरह का कोई पर्याप्त साधन नहीं है जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन कर पाए। बेचारे खा पीने की भी उनके पास इतनी सख्त नहीं है, इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि वो जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं बेसिकली वो पा पाएँ, इतना भी उनके पास नहीं है। तो इस सेक्शन में बताया गया कि ये लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस क्लेम करेंगे। ठीक है, इन लोगों के पास एक राइट है, तो कहाँ जाएंगे, तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, मेंटेन इनको नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास, ये ध्यान रखिएगा, JMFC, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर होती है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ अ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, एक ऐसे प्रूफ पर जो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल को क्या करता हो, शो करता हो, अदर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड, फादर और मदर at such monthly rate as such magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time। ठीक है, तो फिर इस तरह के व्यक्ति को जो कि जानबूझकर निगलेक्ट कर रहा है, मेंटेनेंस करने से, मेंटेन करने से निगलेक्ट कर रहा है, इस तरह के व्यक्ति को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक आदेश देगा मंथली अलाउंस का, मंथली अलाउंस का, मंथली मेंटेनेंस की रकम का, कि आपको इतनी रकम इनके मेंटेनेंस, ये रकम कितनी होगी, ये हर मामले को वैरी करेगी, देखते हुए हर मामले में वैरी करेगी, जिस मामले की जिस तरह की सर्कमस्टांसेस होंगी उस तरह का उसमें मेंटेनेंस किया जाएगा। उसमें मेंटेनेंस की रकम क्या होगी एक जगह तय नहीं की जा सकती, कि हर मामले के तथ्य और परिस्थितियां, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस अलग होते हैं, ये वहां पर मेंटेनेंस की रकम भी वैरी करेगी। यहाँ पर मेंटेनेंस की रकम वैरी करने का मकसद क्या है, यहाँ पर जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा और उस व्यक्ति की जो कि मेंटेन कर रहा है उसकी इनकम का ख्याल रखा जाएगा, उसकी इनकम क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मंथली अलाउंस का ऑर्डर पास करेंगे, जैसा कि वो ठीक समझते हैं मामले के तथ्य और परिस्थिति देखते हुए, और ये इस तरह से डायरेक्ट करेंगे उसको। ये यहाँ पर है, आगे देखते हैं कि इसमें प्रोविजो लगा हुआ है, वो कब नहीं कर पाएगा, वो कब नहीं करेगा, मेंटेन कब नहीं करेगा, कब उसको बचा दिया गया मेंटेनेंस। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, provided that the magistrate may order the father of the female child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such female child, if married, is not possessed of sufficient means। ठीक है, आपने क्या किया, आपने मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया था फादर को ऑफ अ फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लॉज 1B, तो क्लॉज बी में क्या गया, बच्चे कैसे, माइनर बच्चे हैं। ठीक है, माइनर बच्चों का तो करना पड़ेगा इनको, करिए बच्चों, ये मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन अंटिल सी अटेन्स, जब तक उसने अपनी मेजॉरिटी की एज को अटेंड न कर लिया हो। लेकिन इफ, यदि द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ द सच फीमेल चाइल्ड, उसका हस्बैंड जो इस तरह का बच्ची है, इस तरह की जो माइनर थी, मेजॉरिटी और शादी हो चुकी, इस तरह की बच्ची है, तो इफ मैरिड, अगर वो शादी हो चुकी है तो नॉट पॉसेस्ड ऑफ सफिशिएंट, ठीक है, तो फिर वो क्या है, नॉट पॉसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस, तो फिर वो माना जाएगा कि वो सफिशिएंट मींस को क्या नहीं करते, पॉसेस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Provided further that the magistrate may, during the pendency of the proceedings regarding monthly allowances, तो इस तरह की proceedings की pendency चली आ रही है regarding monthly allowances for the maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child or father or mother and the expenses of such proceedings which the magistrate consider reasonable and to pay the same to such person as the magistrate from time to time। अब वो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं, मैं एक वाइफ हूँ या मैं पिता की संतान हूँ जो मेंटेनेंस की हकदार है, या मैं किसी पर्सन का माता या पिता हूँ जो कि मेंटेनेंस की हकदार है, मैं गया कोर्ट में और मैंने कोर्ट में जाने के बाद में उनसे मेंटेनेंस क्लेम किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आज क्लेम करूँगा और आज ही मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, तो वो टाइम लगता है। मेरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, तब मैं अपने उस मजिस्ट्रेट साहब से कहूँगा, जिनको कि क्षेत्राधिकार है, जिनको पावर है मेरे मामले को सुनने की, तो उनसे कहूँगा अब मैं मेंटेनेंस मांगने आया था, ना मेरे पास खाने के लिए है, तो कुछ सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से तो मैं सर आपके सामने आऊँ, लिहाजा साहब मेरे इतनी तो जुगाड़ करा दी जाए, इतना तो मुझे पैसा करा दिया जाए, एक्सपेंसेस आ रहे हैं पर वो एक्सपेंसेस मेरे अदा हो जाए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द petition of the maintenance
इसमें क्या कराएंगे, वो एक इंटरिम मेंटेनेंस, इसमें अंतरिम आपको भरण पोषण देने की बात कह देंगे, एक ऑर्डर दे देंगे, जितना वो रीजनेबल होगा, एक जो मामले की तथ्य बेस्ड होगा, आपको एक क्या दे दिया जाएगा, अंतरिम भत्ते का आदेश दे दिया जाएगा, अंतरिम या इंटरिम मेंटेनेंस की, इंटरिम वाला की क्या कर देगा, भाई इनको इतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाएगा। देन आफ्टर जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, जब डिसाइड हो जाएगा, तो उसको जो रेगुलर होगा वो, ठीक है, यहाँ तक आपने। तो तीसरा जो प्रोवाइडो है वो देखिए, प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजो शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। ये बात समझ, फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन सच पर्सन। मैं एक हस्बैंड हूं, मैं एक पिता हूं, या मैं एक बेटा हूं किसी का, समझिए यहाँ पर, मैं पिता हूं, मैं किन्हीं बच्चों का पिता हूं, मैं हस्बैंड हूं किसी वाइफ का, या मैं किसी बच्चों का, किन्हीं बच्चों का मैं पिता हूं, या मैं किन्हीं माता पिता का बेटा हूं, या बेटी भी, माता पिता बेटा या बेटी दोनों से मांग, ठीक है। तो मैं, मेरे खिलाफ क्या किया गया है, मेरे खिलाफ ये किया गया है कि साहब मेंटेनेंस की कार्रवाइयां की गई। तो सवाल ये है, मुझे कैसे पता लगेगा, मेरे पास नोटिस आएगा कोर्ट से, मुझे क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा कि तुम्हारे खिलाफ क्या हुआ है, इस तरह की प्रोसीडिंग्स को लॉन्च किया गया, इनिशिएट किया गया है कोर्ट में, प्रॉपर कोर्ट में। तो इस तरह के नोटिस मुझ पर सर्व होने होगा। सर्व का मतलब क्या होता है, मेरी नॉलेज में आ जाना, मेरी जानकारी में ये बात आ गई कि मेरे खिलाफ किसी ने मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया है फॉर दी मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें क्या होगा कि ये जो कह रहे हैं, इसमें जहां तक एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड, जहां तक हो सकता है डिस्पोज करना होगा, और विद इन 60 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। जिस दिन मुझे नोटिस मिला उस दिन के से शुरुआत करके 60 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, इन 60 दिन की अवधि के अंदर ही आपको क्या करना होगा, इस तरह की तो जहां तक सॉरी, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक इसको डिस्पोजल करना। कौन कौन सी वो होंगी प्रोसीडिंग, प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस। इंटरिम मेंटेनेंस की जो बात की गई है, इंटरिम मेंटेनेंस आपको 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस की दिनांक से लेकर 60 दिन के भीतर आपको क्या होगा, आपको 60 दिन के अंदर ही आपको इस करना होगा, इस चीज को आपको डिस्पोजल करना होगा। ये रहा यहाँ पर आपका ये मेंटेनेंस का पहला। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, वाइफ्स में मतलब क्या है, यहाँ पर वाइफ की डिफिनेशन दी, इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट, ऐसी महिला को तलाक दे दिया गया हो, तलाकशुदा महिला, या एक ऐसी महिला जिसने तलाक ले लिया हो, दोनों ही बातें हैं। इंक्लूड द वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। ध्यान रखिए, अगर उसने दोबारा शादी नहीं की, अगर एक ऐसी महिला है जो तलाकशुदा महिला है, तलाकशुदा महिला भी इस वाइफ में शामिल होगी अंडर द चैप्टर 10। चैप्टर 10 के अधीन जो महिला की बात कर रहे हैं वाइफ की, उस वाइफ में शब्द में शामिल होगा, क्या शामिल होगा, में एक तलाकशुदा महिला भी शामिल होगी। लेकिन ध्यान रहे इसमें शर्त यह है कि उस तलाकशुदा महिला ने दूसरी शादी न की, तो उसने रीमैरिज एंड हैज नॉट रीमैरिड, अगर वो दोबारा शादी नहीं करती है तो वो रीमैरिज आएगी, और इस तरह की महिला भी क्या होगी, वो मेंटेनेंस के लिए। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, एनी सच अलाउंस for the maintenance or interim maintenance and expense of the proceedings shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expense। इसमें भी सवाल ये है कि मान लीजिए आदेश हो जाता है, इस बात का आदेश हो जाता है, ऑर्डर हो गया कि साहब इनको क्या देंगे, आप मेंटेनेंस देंगे, इंटरिम मेंटेनेंस देंगे और एक्सपेंसेस देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर देखो, मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया, तो ये कौन सी तारीख से, तारीख क्या होगी, वो कौन सी डेट से शुरू होगा ये मेंटेनेंस देने का सिलसिला। तो ऑर्डर की तारीख से होगा, ये ऑर्डर की तारीख से होगा जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है, या उस दिन से होगा जिस दिन से वो एप्लीकेशन लगाई गई थी मेंटेनेंस की, इंटरिम मेंटेनेंस की और एक्सपेंसेस। तो ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा, कोर्ट उस आदेश में लिख देगा कि किस तारीख से आपको मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस के लिए आपको भरता रहना है। यही बात कह रहे हैं, any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expense of proceedings shall be payable from the date of the order or if so ordered, जैसा कि कोर्ट कहे, from the date of the application for maintenance or interim maintenance as case, या तो कोर्ट बताएगा कि जिस दिन से फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ द पिटीशन की डेट से या फिर ऑर्डर की डेट से, कौन सी डेट से होगा, ये कोर्ट बताएगा किस डेट से होगा।
वहां से आपको क्लॉज 3 क्या कह रहा है? इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट द सफिशिएंट कॉज। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आपको अपनी पत्नी या अपने बच्चों या आपने अपने पेरेंट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है, और मैं बिना किसी रीजनेबल कॉज के फेल कर गया, तो ऑर्डर फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। इस तरह के आदेश को मैंने पालन नहीं की, ऐसे आदेश की मैंने पालना नहीं की, और पालन न करने की कोई खास वजह भी नहीं थी, मेरे पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं था। विदाउट एनी रीजनेबल कॉज मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया, तब क्या होगा? मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया तो क्या होगा? एनी सच मैजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, आपने हर महीने के आपने पेमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया, एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लेइंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द लेइंग फाइन्स। आपको क्या किया जाएगा? एक ऑर्डर दिया जाएगा, किस बात का? वारंट इशू किया जाएगा, इशू अ वारंट फॉर लेइंग दी अमाउंट, आपसे वसूली का वारंट इशू किया जाएगा, कैसे वसूल करके लाइए पैसा, ड्यूटी मैनर प्रोवाइड दी लेइंग फाइन, जिस तरह से फाइन वसूला जाता है उस तरह से उसी तरीके से आपसे ये पैसा भी वसूला जाएगा। तो मेंटेनेंस की बकाया राशि है जो आपको नहीं दी है, आप उसको कोई आपने रीजनेबल कॉज भी नहीं बताया, उस राशि को वसूलने के लिए एक वारंट फॉर लेइंग किया जाएगा, सॉरी लिविंग किया जाएगा। तो उसमें वारंट फॉर लिविंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उसका तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा? प्रोवाइडेड फॉर दी लिविंग फाइन्स, जिस तरह से फाइन को वसूला जाएगा उस तरीके। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस एज द केस मे बी रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ और अंटिल द पेमेंट सूनर मेड। आपने क्या नहीं किया? आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट से आपसे वसूला जाएगा। कैसे? फाइन की रिकवरी होती है उस तरह से, रिकवरी ऑफ फाइन की तरह से रिकवरी की जाएगी आपसे। उसके बाद में नहीं किया अलाउंसेस, तो फिर क्या करेंगे? आपको जो रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, एग्जीक्यूशन हो गया वारंट का, आप अनपेड रह गया, उसमें भी कुछ बाकी रह गया, तो आपको जेल भेज देंगे। ये जेल की अवधि कितनी होगी? 1 मंथ। 1 मंथ 1 मंथ के लिए आपको जेल भेज, 1 मंथ के लिए भेजा जाएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, और अंटिल पेमेंट इज सूनर, जो जल्दी हो जाए, या तो आप पेमेंट कर दीजिए, छूट रहा है आपको, या फिर आप 1 महीने लेके आइए। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, जो भी पैसा बाकी है आप पे वसूला जाएगा फाइन की तरह, और आपको जो वारंट का एग्जीक्यूशन हो गया और उसमें भी बाकी रह गया, आपको अनपेड है अभी भी, फिर आपको अवधि 30 दिन तक की होती है, 1 मंथ हो सकती है। और आप अगर चाहते हैं कि आप जेल जाने से बच, जो भी आप पे अनपेड अमाउंट है उसको आप पेमेंट कर दीजिए, आपको छूट, या अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 1 महीने तक की आपको जेल हो। प्रोविजो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड ऑन द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच इट इज बिकम ड्यू। ठीक है, आप ध्यान रखिए, वारंट ऐसे इशू नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एप्लीकेशन लगाने की अवधि क्या होगी? 1 ईयर। जिस दिन से वो ड्यू हुआ है, यानी बकाया हुआ है, जिस दिन से वो बकाया बना है, बकाया रह गया है आपका रुपया, जिस दिन से, मान लीजिए आज की तारीख थी, मिसाल के तौर पर आज 12 तारीख है, 12 मार्च, मान लीजिए 12 मार्च को किसी को पेमेंट करना था अपने मेंटेनेंस का, और 12 मार्च को उसने पेमेंट नहीं किया, ये बकाया हो गया, ड्यू हो गया। यस, ड्यू हो गया। ये ड्यू रहने तक, कब तक? 1 साल तक, 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 2026 तक आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लगा सकते हैं इसकी रिकवरी के लिए। अगर इस दौरान आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो फिर आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगी, फिर आपको तरह का बकाया नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer is he is satisfied that there is just ground for the so doing। क्या कह रहे हैं ये? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन offers to maintain his wife on condition of her living with him, ठीक है मैं मेंटेन करूंगा लेकिन ऐसे मेरी वाइफ को कहाँ रहना पड़ेगा? मेरे साथ रहे, साथ रही रहूं। एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम, लेकिन वो मना करती है कि नहीं मैं इसके साथ रह सकती। सच मैजिस्ट्रेट मे कंसीडर एनी ग्राउंड्स टू रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर। ठीक है, कंसीडर करेगा, उसके ग्राउंड को पूछेगा क्यों नहीं रहना चाहती हो, पूछेगा भाई आप लड़का जाने के लिए तैयार है क्या, हम साथ रह जाएंगे, इन्हें बुलाकर आप हमारे साथ भेज दीजिए, हम इनको मेंटेन करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ रहना पड़ेगा इन्हें। लेकिन लड़की मना करती है कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। इस मना करने की वजह को कंसीडर करेगा, उसके ग्राउंड्स क्या है, क्यों मना कर रही है टू रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, एंड मे मेक एन ऑर्डर, और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा अंडर दिस सेक्शन में, नॉटविथस्टैंडिंग सच ऑफर, ऑफर में कुछ भी हो, सच ऑफर में इफ शी इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग,
बताएगा कि ठीक है भाई, अगर वो नहीं जाना चाहती है, अगर उसके पीछे है तो वो उसका कहना इस तरह का वो जस्ट होगा, इस तरह के ग्राउंड को मानेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ऐसे नहीं चलेगा कि बिना किसी वजह के आपने कह दिया हम साथ नहीं रहेंगे, तब आपको मेंटेन नहीं कराया जाएगा। कोई वजह होनी चाहिए, रीजनेबल कोई ग्राउंड होगा, कोर्ट उसको कंसीडर करेगा और कोर्ट उसको मानेगा, फिर आपको सेपरेट रहते हुए भी क्या दिलाएगा आपको। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन, इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। देखो एग्जांपल भी दे दिया उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से। उस महिला का जो रिफ्यूजल है साथ रहने का, वो रिफ्यूजल क्यों है? इफ हस्बैंड एज अ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज, कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज मतलब कोई और महिला के साथ उसने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रह रहा है, जैसे लिव इन वगैरह में रहते हैं, विद अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस कहते हैं उपपत्नी। तो सादा भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा अगली लैंग्वेज है, लेकिन मिस्ट्रेस का मतलब होता है उपपत्नी या रखेल को बोलते हैं, ठीक है। ऐसी औरत जो बिना शादी के आपके साथ रह रही है, इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। ये एक अच्छा ग्राउंड होगा, उसके पास जस्ट ग्राउंड होगा उसके रिफ्यूजल की वजह के लिए। कोई भी महिला नहीं रहना चाहेगी इस तरह के माहौल में। कौन महिला रहेगी? पहले से एक एक महिला के साथ बंदा रह रहा है और वो महिला कैसी है? मिस्ट्रेस है आपके साथ रहने वाली। इस तरह का उसका रिफ्यूजल कैसा होगा? वेरी गुड ग्राउंड फॉर दिस तरह के रिफ्यूजल के लिए वो कैसा होगा? अच्छा ग्राउंड माना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल टू रिसीव एन अलाउंस, कोई भी पत्नी इंटाइटल नहीं होगी इस तरह के अलाउंस को रिसीव करने की, फॉर द मेंटेनेंस or the interim maintenance and expenses for the proceedings from her husband under the section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual। 3 ग्राउंड है जिन पर वो पति आपको मेंटेन नहीं करेगा। पहला ग्राउंड क्या है? वो ऐसी महिला एडल्ट्री में रह रही है, ऐसी महिला एडल्ट्री में रह रही है, आपको प्रूव करना होगा कि देखिए ये महिला मेरे से अलग किसी और व्यक्ति के साथ रह रही है, एडल्ट्री में मैं आपको मेंटेन नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये जस्ट ग्राउंड है, आप नहीं रिफ्यूज करिए आप। दूसरा ग्राउंड क्या है कि वो महिला कैसे रह रही है? वो महिला अपनी मर्जी से म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर रही है? सेपरेट रह रही है अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से वो अलग रह रही है। या वो महिला कैसी है? वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के आपके साथ रहने को रिफ्यूजल। 3 चीजें, पहला एडल्ट्री में रह रही है, दूसरा वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अलग रहने के लिए बात कर रही है, या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से है ना, आपस में म्यूचुअली हो गए, ठीक है भाई आप अलग रहो हम अलग रहें, एक दूसरे का कोई मतलब नहीं, ठीक है आप रहिए। तो आप म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं, ठीक है हम अपना देखेंगे, तुम अपना देखो। इन तीनों ही कंडीशन में आपको मेंटेन नहीं कराया जाएगा बाय हर हस्बैंड, ठीक है। आगे, on proof that any wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, एडल्ट्री में रहते हुए भी लेगी ऑर्डर, और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, बिना रीजनेबल ग्राउंड के भी चली गई, और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल दी ऑर्डर। ज्यादा काबिल बन रही थी ये जो लेडी थी, ये काबिल बन रही थी, उस टाइम पर इन्होंने क्या किया? चालाकी से, एडल्ट्री में रह रही थी तब भी ले गई, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अलग रहना चाह रही थी तब भी ले गई, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही थी तब भी ले गई, धोखे से ये ऑर्डर को ले गई। लेकिन बाद में पता लगा प्रूफ होने पर, ऑन प्रूफ दैट द वाइफ, बाद में हमने प्रूफ किया तो फिर क्या कर दिया? द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल दी ऑर्डर, कर देगा इस तरह के ऑर्डर को। ये आपका क्लॉज खत्म हो चुका, क्लॉज 5 था इसका, ये आपका 145, ये सेक्शन 144 था। अब है ना मजेदार बात, पहले बोलते थे धारा 144 लग चुकी है, कोई पब्लिक पीस पेटेंट हुआ करती थी, खतरा हुआ करता था, तो पहले क्या कहते थे कि दफा 44 लग गई, क्या लग गई? दफा 44 लग गई। तो 144 दफा लगती थी, तब क्या होता था? तब ये होता था भाई इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब 144 की बात करूं तो मेंटेनेंस हो गया। तो क्या हो गया है? मेंटेनेंस हो गया। पहले दफा 44 का मतलब था कोड ऑफ कंडक्ट, जो आदर्श आचार संहिता हुआ करती थी उसको ही 144 बोलते थे, तो वहां लगती थी तब, तो बड़ा दिमाग में आता था यार बड़ा कोई पब्लिक पीस कोई मसला होगा, इसलिए ये सब। लेकिन अब क्या है? अब किसी से कहेंगे भाई 144 में क्या है होता ना, पहले अब तक क्या होता था 125 का दावा पड़ता था मुकदमा, लेकिन अब किसका मुकदमा पड़ा करेगा? अब पड़ा करेगा 144 का। मेंटेनेंस के लिए कितने में जाना पड़ेगा? अब बीएनएसएस की धारा 144 में आपको बात होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं 45, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी प्रोसीजर। ठीक है भैया, ये फोरम क्या होगी? फोरम, फोरम समझते हैं? वो कौन सी जगह होगी जहां पर इस तरह का मुकदमा चलेगा? मेंटेनेंस के लिए कौन सी जगह है जहां पर मुकदमा चलाया जाएगा? देखिए पहला, वेयर ही इज, जहां वह व्यक्ति है जहां वो रहता है, वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, जहां वो दोनों मिलकर रह रहे हैं, जहां वो पति रहता है या वो पति पत्नी दोनों मिलकर रह रहे हैं,
वेयर ही लास्ट रिसाइडेड, जहां अंतिम बार वो रहे, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ रहा, और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द लेजिटिमेट चाइल्ड। क्या करें, वेयर ही लास्ट रिसाइड विद हिज वाइफ, और एज द केस में बी, जैसा भी केस हो, विद द मदर ऑफ द लेजिटिमेट चाइल्ड, या उस बच्चे की माँ के साथ, जो लेजिटिमेट बच्चा है उसकी माँ के साथ जो अंतिम बार वो रहा। ठीक है, वेयर हिज फादर और मदर रिसाइड्स, जहां उसके माता पिता रहते, इन जगहों पर वो क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट। कहां पर होगा, ये 4 जगह ऑप्शन है, 4 जगहों में। कोई पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये मुकदमा कहां कर सकते हैं, ये 4 जगह पर कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3 और 4, ये 4 जगहों पे आप इसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। किस बात का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा हम इन 4 जगहों में ही कर सकते हैं, अलावा कोई 5वीं जगह। ये फोरम है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए क्लॉज 2 क्या कह रहा है, ऑल एविडेंसेस in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of supposed to be made। जितने भी साक्ष्य होंगे, तमाम वो साक्ष्य लिए जाएंगे इस प्रोसीडिंग्स में, वो किसकी मौजूदगी में जाएंगे, उस व्यक्ति की मौजूदगी में लिए जाएंगे जिसके खिलाफ इस तरह का ऑर्डर पास किया, इस तरह की एप्लीकेशन के। When his personal attendance is dispensed with, जब उसकी पर्सनल अटेंडेंस को माफ कर दिया गया, तब इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट, उसके वकील की मौजूदगी में, मान ली वो खुद नहीं आता, उसकी प्रेजेंस को माफ कर दिया गया है, तो उसके वकील की मौजूदगी में, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द समन केस। यहां एविडेंस उस आदमी की उपस्थिति में लिया जाना जरूरी है जिसके के खिलाफ अपने मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया है। दूसरी चीज, अगर उस व्यक्ति की हाजिरी को माफ कर दिया गया है, डिस्पेंस किया गया है, तो फिर उस व्यक्ति की जो अधिवक्ता होंगे, उन अधिवक्ता के समक्ष इस तरह के एविडेंसेस को लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एविडेंस रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है, तरीका है, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि समन केसेस होता है। यहाँ पर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एविडेंस लेने का, एविडेंस को रिकॉर्ड करने का, वो वही प्रोसीजर होगा जो समन केसेस में, समन मामलों की तरह इसमें कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में जो एविडेंसेस लिए जाते हैं उसका तरीका क्या होता है, कैसा होता है, वन तरीका होता है, वन केसेस का होता है, वन केसेस का होता है, दोनों में से किसी का हो सकता है, या फिर इनमें से। Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of the maintenance is proposed to be made in willfully avoiding service or willfully neglects to attend the court, वो जानबूझकर अवॉइड कर रहा है सर्विस की, किस सर्विस की, नोटिस जो भेजा गया है उसका, और willfully neglect to attend the court, और जानबूझकर कोर्ट भी नहीं आता है, मैजिस्ट्रेट may proceed to hear the determine the case ex parte and any order so made may set aside for good cause found on an application made within the 3 months from the date thereof, subject to such terms including the terms as the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think and proper। जानबूझ के आप नोटिस से बच रहे हो, भाग रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के कोर्ट के सामने आने से बच रहे हो, भाग रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसीड करेगा और सुनेगा, सुनने के बाद एक पक्ष को सुनते हुए क्या कर देगा, एक्स पार्टी डिसीजन कर। लेकिन ध्यान रहे, एंड एनी ऑर्डर सो मेड में बी सेटिसाइड, आगे चल के सेटिसाइड भी किया जाता है फॉर गुड कॉज शोन ऑन एन एप्लीकेशन। ठीक है, कोई एप्लीकेशन दीजिए, उस पर कोई गुड कॉज दिखाइए, हम उसको सेटिसाइड कर विद 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट, 3 महीने के अंदर। इस तरह के आदेश की जो एक्सपायरी ऑर्डर हुआ है, एक्सपायरी ऑर्डर होने की दिनांक से 30 दिन के अंदर वो व्यक्ति आ सकता है और हाजिर होकर कोई वजह बताइए आप क्यों नहीं आ रहे थे। ये मैं जानबूझ के नहीं नेगलेक्ट कर रहा था, ना जानबूझ के बच रहा था, मेरे साथ जेन्युइन कॉज था, जेन्युइन एक गुड कॉज था, इस वजह से मैंने 30 दिन के अंदर अगर आप हाजिर होकर कॉज बता देते कोर्ट को, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस तरह के आदेश को क्या आगे। The court in dealing with the application under section 144 shall have power to make such order as to cost as may be। ठीक है, और भी लगाएगा इस तरह के ऑर्डर पर। कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 shall have the power to make such order as the cost as may be, जैसा उसे ठीक लगेगा, जैसा उसे ठीक। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हो गया, किस तरह से होगा, कौन सी फोरम होगी, ये सब। अब इसके बाद में क्या अल्टरेशन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है आदेश में, क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है? यस, अल्टरेशन इन अलाउंसेस। पहला, ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 144 मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरम मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर एंड और मदर एज द केस में बी,
द मजिस्ट्रेट मे मेक सच अल्टरेशन एज थिंक फिट इन द अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मेंटेनेंस एज द केस। अल्टरेशन कर देंगे, क्यों करेंगे? चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है भाई। मैं एक वाइफ था, मैं एक पत्नी हूं किसी की, मैंने मेंटेनेंस क्लेम कर रखा है, मुझे मेंटेनेंस मिल रहा है, क्या आदेश हो चुका है। मैं बच्चा हूं किसी का, मैं माता पिता हूं, मेरी सर्कमस्टांसेस में चेंज हो रहा है, मैं अनेबल टू मेंटेन था, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था खुद को, तो मैं अब मेंटेन करने की पोजीशन में आ चुका हूं, मेरी जॉब लग गई है, मैं बालिग हो चुका हूं, मैं नाबालिग था उस वक्त, मेरे माता पिता को कोई ऐसा रोजगार मिल गया है तो उनमें उनका भरण पोषण आ गई है, उनके अंदर क्षमता आ गई है। इस तरह के मामलों में मजिस्ट्रेट इस तरह के ऑर्डर को परिवर्तन करता है। ध्यान दें, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन प्रूफ, आपको प्रूफ दूसरी पार्टी पे होगा, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के पक्ष पर होगा। Where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under the section 144 should be cancelled or varied. He shall cancel the order, or as the case may be, vary the same accordingly. Where it appears to the magistrate को ये लगता है that in consequence of any decision of a competent civil court के जैसे कोई मैजिस्ट्रेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, कोई सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन आया, और सिविल कोर्ट के डिसीजन आने के बाद में क्या होता है, 44 में दिया गया आदेश शुड बी कैंसिल्ड और वैलिड, वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, कि कैन कैंसिल द ऑर्डर और एज द केस में भी। इसका मतलब क्या समझ, एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, आज केस चल रहा था, मेरे पास खाने का पैसा भी नहीं था, एक वाइफ हूँ, मैं चिल्ड्रन हूँ, या मैं मदर एंड फादर हूँ, हमने मेंटेनेंस क्लेम कर रखा है, मेंटेनेंस, ये प्रॉपर्टी केस में हम जीत जाते हैं सिविल कोर्ट से, केस जीतकर हमें मिल गई प्रॉपर्टी हमारी से, और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो अच्छी खासी कीमत है, जिसकी अपना ये भरण पोषण कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चेंज हुआ है ये सब मामला सिविल कोर्ट के, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में ऑर्डर अंडर द सेक्शन क्या होगा, बैरी हो जाएगा, तो कैंसिल कर देगा ऑर्डर को। कोई इस तरह का कोई मामला है, एक कॉन्सिक्वेंस, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्या हुआ है, सिविल कोर्ट के डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस आपकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, तो हम इस तरह के आदेश को where any order has been made under section 144 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is certified that, क्या करा है उन्होंने, पहले तो वो डिवोर्स थी, तो क्या कर लिया उन्होंने, the woman has after the date of the such divorce remarried, cancel such order as from the date of the, शादी कर ली भाई, अब शादी कर ली तो क्या मतलब है, अब जिससे शादी शुदा हो उससे लो मेंटेनेंस, तो बेचारे को छोड़ो एक्स हस्बैंड को अपने। the woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order। ठीक है, आपने डिवोर्स के बाद या पहले, डिवोर्स के बाद या पहले, has been divorced by husband and that she is received whether before or after the date of the said order, इस ऑर्डर के पहले या बाद में आपने क्या कर लिया है, एक लमसम अमाउंट ले लिया आपने एक बार में, हमने पूरे लाइफ का गुजारा भत्ता दे दिया, भाई हमारा सेटलमेंट हो गया। इस तरह के मामले में दोनों पार्टीज की आपका महीने का मंथली अलाउंसेस, इसी तरह से कोर्ट में होते हैं, डिवोर्स कोर्ट में कैसे होते हैं, फैसले इसी तरह से होते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, एक बार ही आपको मेंटेनेंस दे देते हैं और बात करते हैं, भाई हमने दिया, अब आपका कोई ना तो बकाया रहा हम पे कुछ। इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, हमने क्या करा, इस जो अमाउंट दिया है हमने पेड बिफोर सच ऑर्डर, ऑर्डर से पहले दिया है, फिर वो ठीक, कार्रवाई नहीं होगी। In any other case from the date of the expiry of the period, if any for which maintenance has been actually paid by the husband or the woman, लिया जाएगा वही एक्सपायरी से पहले हमने, अगर उसके बाद में किया है। देखें, the woman has obtained a divorce from the husband and that he had voluntarily surrendered her right, अब उसने खुद से ही छोड़ दिया कि हमें चाहिए ही नहीं आपसे वॉलंटरी मेंटेनेंस और इंटर मेंटेनेंस, और केस में डिवोर्स कैंसिल द ऑर्डर ऑफ, खुद से कह दिया नहीं हमें, अब ना हम ऑर्डर हमें चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे। At the time of the making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or the any of them has been ordered to be paid under civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be pursuance of the order। ठीक है, सिविल कोर्ट चलिए, ये सिविल कोर्ट में वसूल लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा खास, ये आपका यहाँ तक आपने देखा, थोड़ा सा और बचा है वो हम करेंगे के साथ। आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं
और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या